तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पढ़ी थी। केशव नंदा भारती का केस पढ़ा था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, दे कैन बी अमेंडेड, और पार्लियामेंट हैज पावर to change any part of constitution, but while amending, पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर बहुत ज्यादा है। या यूं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहे अमेंड कर सकता है, लेकिन वो क्या अमेंड नहीं कर सकता है? बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। टाइम टू टाइम जुडिशरी ने केसेस टू केसेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इंटरप्रेट करते हुए ये हेल्ड किया कि क्या क्या चीजें पार्ट बनेगी बेसिक स्ट्रक्चर का। और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। आज हम जो टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, विच इज very important and crucial topic for all pre, means and interview purpose। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि what exactly is this concept of rule of law। क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह ये लिंक होता है, क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेट्रा। तो रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ एक प्रिंसिपल था, एक कॉन्सेप्ट था जो कि दिया था एक ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डाइसी ने। ठीक है, एवी डाइसी नाम के एक महान न्यायविद, महान विधिवेत्ता, एक महान थिंकर थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था। ये ब्रिटिश थे। और आप सभी जानते हो कि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज not codified into a single legal document, and it is a constitution which is evolve कैसे कि समय समय पर पार्लियामेंट के बनाए लॉज से वो इवॉल्व हुआ है, ऑर्गेनिकली वो ग्रो हुआ है। या यूं कहने कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी ने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। ठीक है, तो इन सज्जन ने, एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते थे रूल ऑफ लॉ। और इस रूल ऑफ लॉ में 3 बेसिक प्रिंसिपल इन्होंने दिए। पहला प्रिंसिपल कहता था, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एंड इन ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। इसका बिल्कुल सिंपल मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी मेड टू सफर इन बॉडी और पर्सन, ना तो शारीरिक रूप से कोई नुकसान उसको किया जाएगा, ना ही उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी में का कोई नुकसान किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब यदि कोई व्यक्ति नियम कानून तोड़ रहा है तब ही उसको पनिश किया जाएगा, वरना नहीं। और ये पनिश कैसे किया जाएगा? विद द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ कोर्ट जो होता है वो फॉलो किया जाएगा। पहले होता था ना जैसे कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाए, उस तरह से भी दंडित नहीं किया जाएगा। दंड तो दिया जाएगा, लेकिन उस दंड देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, उसको सुना जाएगा, उसका पक्ष भी कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, उसके बाद फिर पनिश किया जाएगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को, कि भाई कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव लॉ। इफ अ पर्सन will violate law, the same law will punish that person।
एंड द प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय लॉ। ठीक है, कानून कोई तोड़ नहीं सकता, यदि कोई कानून तोड़ता है तो कानून ही उसको पनिश करेगा, और उसके पनिशमेंट का प्रोसीजर भी कानून ही बताएगा। ठीक है, सो ये था पहला पोस्टुलेट। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक और पोजीशन ऑफ स्टैट्रा। ठीक है, हर व्यक्ति पर कानून समान रूप से एप्लीकेबल होगा। हर एक व्यक्ति पर ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल होगा। एवरी पर्सन विल बी सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक और पोजीशन और स्टेटा और स्टेटस। ठीक है, आप अमीर हो, गरीब हो, आप डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी आपकी पोजीशन हो, उस पोजीशन का, उस स्टेटस का, उस रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सभी एक लॉ के सब्जेक्ट रहोगे। ठीक है, दैट इज देयर विल बी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, किसी को कोई भी प्रिविलेज लॉ नहीं देगा। ठीक है, ये देखिए, आप बिल्कुल एक फोटो आप देख पा रहे होंगे, इनको जस्टिसिया कहते हैं, द लॉ लेडी या लेडी ऑफ लॉ। ये इमेजरी आप देख पा रहे होंगे, ब्लाइंड फोल्डेड लेडी हैविंग अ बीम बैलेंस एंड अ सोर्ड। ठीक है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है। ये जानते हैं आप क्या पोर्ट्रे कर रहा है? ये आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, ये मैंने पहले भी बताया कि ये अंधा कानून नहीं सिग्निफाई कर रहा है। अंधा कानून का मतलब होता है जंगल राज, ये उसको नहीं पोर्ट्रे करता है। ये ब्लाइंड फोल्ड, इस ब्लाइंड फोल्ड का मतलब ये होता है कि कानून की नजर में सब बराबर होंगे। एवरी पर्सन विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इसीलिए वो आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगा, वो देखेगा नहीं कि उसके पास जो व्यक्ति आया है वो अमीर है, गरीब है, किस जात का है, किस मजहब का है, किस स्टेट का है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, क्या खाता पीता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या उसकी पोजीशन है, ये कुछ भी नहीं देखेगा। कानून आपने तोड़ा है तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, ये पलड़ा जो है तराजू का, ये जो बीम बैलेंस है, ये वे करेगा राइट एंड रॉन्ग और उसके हिसाब से पनिश करेगा। ये सोड जो है ये कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे करती है, उस पनिशमेंट वाली की। लॉ इज केपेबल टू पनिश एवरी पर्सन। ठीक है, लॉ हैज दैट स्ट्रेंथ। तो ये जो इमेजरी है, ये इमेजरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी सेकंड पॉइंट को, दैट ऑल पर्सन आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक और पोजीशन ऑफ स्टेटा, दैट इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। एंड एवरी पर्सन आर सब्जेक्ट टू jurisdiction ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट। मतलब ऑर्डिनरी कोर्ट में ही मैटर जाएगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर ने अपराध किया तो उसके लिए एक अलग कोर्ट बनाई जाएगी। नो, ना ही ऐसा होगा कि भाई कलेक्टर साहब ने कुछ अपराध कर दिया तो अलग कोर्ट होगी। नो, ये कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है ना, उसके लिए अलग कोर्ट, गरीबों के लिए अलग कोर्ट। नो, देयर विल बी ordinary courts which will have jurisdiction over every person। jurisdiction मतलब कार्य क्षेत्र। ठीक है, जहां तक उनकी शक्तियां, उनकी पावर एक्सटेंड होती है उसको jurisdiction कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ को, जो कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। वह यही बात कहता है कि पर्सन विल बी इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, दे विल बी सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन एंड देयर विल बी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट कहता है प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल which are defined and enforced by court of law and this results in constitution।
रूल ऑफ लॉ का थर्ड पॉइंट कहता है कि लोगों के राइट्स को प्राइमेसी दी जाएगी, ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, उसको कहते हैं प्राइमेसी। तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को ज्यादा प्राइमेसी दी जाएगी, क्योंकि ये राइट्स कौन से होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ डिटरमाइन करता है, और इन्हीं कोर्ट की रूलिंग से बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी टेक्निकल बात है जो आप समझ लीजिए। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ठीक है, इसीलिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन के लिए रूलिंग ऑफ कोर्ट जो होती है, कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट के वर्डिक्ट, कोर्ट के ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोर्ट के ऑर्डर्स ही इंडिविजुअल की राइट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो करता है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। क्योंकि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ब्रिटेन में इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वहां पर कोर्ट के जजमेंट से लोगों की राइट डिसाइड होती है, और ये जो डिसीजन ऑफ राइट है, इसी से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, या यूं कहें कि रोज बनता या चेंज होता है, रोज इवॉल्व होता है, रोज ग्रो करता है। इसीलिए ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड जैसा है। ब्रिटेन में एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अंतर नहीं है। वरना हमारे यहाँ जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल दी लॉज, या फादर ऑफ ऑल दी लॉज, या ओरिजिन कह लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओरिजिन ऑफ ऑल दी लॉज। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थर्ड पॉइंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। क्यों? क्योंकि नंबर वन, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल हमारे यहाँ कोर्ट डिफाइन नहीं करता है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल हमारे यहाँ ऑलरेडी वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ पर राइट्स होती हैं, ना कि लोगों के राइट से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को गारंटी करता है, ना कि कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ उनको इंटरप्रेट करती है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन डिफाइनिंग लॉ एंड इंटरप्रेटिंग लॉ, या डिफाइनिंग राइट्स एंड इंटरप्रेटिंग राइट्स। सो इन इंडिया कोर्ट ओनली इंटरप्रेट, वाइल ब्रिटेन में डिफाइन ही कोर्ट्स करती हैं, या यूं कह लें कि कितनी राइट होगी, कैसी राइट होगी, ये सब कोर्ट डिटरमाइन करती है, और इसी से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो करता है। बट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कोडिफाइड, वेरी वेल एलेबोरेटेड एंड रिटन, प्रोवाइडिंग फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, स्पेशली फंडामेंटल राइट। तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 जो है ये इंडिया पर अप्लाई नहीं करता है। इंडिया में अप्लाई क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दैट इज नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। सेकंड, ऑल द पर्सन आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ। ये 2 पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं, और थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वही बात यहां पर लिखी हुई है सबसे ऊपर कि इन इंडिया ओनली पॉइंट नंबर 1 and 2 आर एप्लीकेबल एंड नॉट द थर्ड वन, एज इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड and the laws enacted shall be consistent with provisions of constitution। ये भी एक जरूरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन ऑफ ऑल द लॉज है, और जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी लॉज इंडिया में इनेक्ट होंगे, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए with the provisions of the constitution, and if they are inconsistent with provision of constitution, they may be held
void under आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 पढ़ा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट बात कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही लोगों की राइट्स का सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है लोगों के इंडिविजुअल राइट, है ना। देन नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड learn by heart, remember by heart, that rule of law is incorporated in article 14 of the constitution of India, हमारे आर्टिकल 14 में ही एंश्राइंड है ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि आर्टिकल 14 में ही रूल ऑफ लॉ एंश्राइंड है। कैसे? क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल एक्सप्रेस प्रोविजन इसका दे रखा है, which denies state to give any privilege to any person, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे, कानून के सामने सब बराबर रहेंगे, ठीक है। दे विल बी सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, ये बात आर्टिकल 14 में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 14. And next point, which is again a very important prelim booster point to remember, Supreme Court of India held that rule of law is part of basic structure, ठीक है। rule of law basic structure का part है, basic structure which was provided in or which was provided after the Keshavananda Bharati versus State of Kerala ऑल इंडिया रिपोर्टर 1976 केस, ठीक है। केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी थी, जिसमें कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर रखता है, वो कुछ भी चाहे चेंज कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि पार्लियामेंट का किसी रोज मन हो जाए तो वो रूल ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन को हटा नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा कोई अमेंडमेंट वो नहीं कर पाएगा कि रूल ऑफ लॉ को हटा दिया जाए, या इसको हम और दूसरे तरह से कहें तो आर्टिकल 14 को नहीं छेड़छाड़ सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं, या यूं कह लें कि क्या आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस हैं। हमने आर्टिकल 14 बहुत अच्छे से डिस्कस किया, अभी हम रूल ऑफ लॉ डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ, और वी कैन से व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके एक्सेप्शंस क्या है? सो देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स के नेचर के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने एक बात ये पढ़ी थी कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, they are not absolute, but they are subject to reasonable restrictions. The restriction should be reasonable, the restriction should be just fair, है ना। अनफेयर नहीं होने चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए रेस्ट्रिक्शंस, आर्बिटरी नहीं होने चाहिए। ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट पर, और ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, दे कम विद सर्टेन एक्सेप्शन। सो सेम गोज विद द रूल ऑफ लॉ, और द सेम गोज विद the rule of equality before law. These are not absolute but are subject to certain exceptions. Let us try to understand what are those exceptions to rule of law, what are those exceptions to equality before law, या हम कह सकते हैं what are the exceptions to article 14. तो सबसे पहला एक्सेप्शन देता है आर्टिकल 361 आर्टिकल प्रोवाइड करता है कुछ इम्यूनिटीज एक पर्टिकुलर क्लास के लिए।
उसको कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट, and governor of states who are constitutional head of their respective states. इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के लिए आर्टिकल 361 कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है, जो इम्यूनिटीज एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। क्या क्या इम्यूनिटीज है? नंबर 1, द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट answerable in any court of law for the exercise and performance of powers and duties of his office। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर यदि अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने पावर्स का, अपनी ड्यूटीज का जब निर्वहन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब वो उस कैपेसिटी में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होंगे। द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर shall not be answerable in court of law for exercise of their executive functions। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहता है no criminal proceeding shall be instituted or continued against the president or the governor during the term of his office। जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहा है तो उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी कोर्ट में नहीं चलेगी। ठीक है, ना तो नई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट होगी, इनिशिएट होगी, ना ही कोई पुरानी प्रोसेस कंटिन्यू होगी जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी कोई पर्सन प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहा होगा, जब तक वो व्यक्ति वह पोस्ट होल्ड करेगा तब तक उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस तरह से दे सकता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप यदि मान लीजिए राष्ट्रपति बन गए या राज्यपाल बन गए, गवर्नर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए तो आपको एब्सोल्युटली इम्यून हो गए, आपको फ्री हैंड मिल गया कि जाओ जाकर अपराध करो। ऐसा नहीं है। आप तब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचे रहोगे जब तक आप वो पोस्ट होल्ड कर रहे होगे। ठीक है, उतनी टाइम के लिए आप पर प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। वंस यू लीव दैट पोस्ट फिर वो प्रोसीडिंग चल सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल 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 नहीं है कि आप राष्ट्रपति बन गए या राज्यपाल बन गए तो आपको कोई लाइसेंस मिल गया है अपराध करने का। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट until and unless you are holding that post, no criminal proceeding will be initiated। और सरल भाषा में कहूं, आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, सिर्फ उतने टाइम तक जब तक आप अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट से ही अलाइड है, नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर shall be brought by any court during his term of office। कुल मिलाकर कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नर या प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर रहा है, ना तो वो अरेस्ट हो सकता है, ना ही उसको जेल भेजा जा सकता है। कब तक के लिए? जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि प्रोसीडिंग ही इनिशिएट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इम्प्रिजनमेंट या अरेस्ट नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट कह रहा है सिविल मैटर में प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी। तो ये तीनों बातें जब हम कर रहे हैं, ये सारी बातें पर्सनल कैपेसिटी की हैं। ये तीनों चीजें, ये दोनों क्रिमिनल में है और ये लास्ट वाली सिविल में है। ये तीनों चीजें जब उनने पर्सनल कैपेसिटी में की होंगी उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी वो ऑफिस होल्ड कर रहा होगा, प्रोसीडिंग ही उसके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं हो सकती क्रिमिनल वाली। दूसरी बात, वो अरेस्ट नहीं हो सकता। और तीसरी बात, सिविल मैटर में उनको पार्टी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले नोटिस सर्व करना पड़ेगा, उसके 2 महीने बाद ही
आप प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीडिंग शेल बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस in any court in respect of any act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office, until the expiration of 2 months next after notice has been served to him। इसका मतलब ये है कि यदि किसी गवर्नर या किसी प्रेसिडेंट ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिविल रॉन्ग कर दिया है या उनको पर्सनल कैपेसिटी में एक सिविल मैटर में पार्टी बनाना है। देखिए, क्रिमिनल मैटर में तो वो पार्टी बन ही नहीं सकता जब तक कि क्या वो पोस्ट होल्ड कर रहा है। सिविल मैटर में पार्टी बन सकता है, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट या गवर्नर एक पोस्ट है, एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इन पर बैठने वाला तो एक पर्सन है। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी कुछ काम कर सकता है ना। सिविल मैटर्स को आप ऐसे मान लो, कुछ खरीदना, बेचना, कॉन्ट्रैक्ट करना, मैरिज करना, ये सारे सिविल मैटर्स में आते हैं। ठीक है, तो यदि कोई सिविल मैटर में प्रेसिडेंट या गवर्नर जो व्यक्ति है, आई एम नॉट रेफरिंग टू द पोस्ट, आई एम रेफरिंग टू पर्सनल कैपेसिटी, जब वो व्यक्ति पर्सनल कैपेसिटी में कोई चीज एक्सरसाइज कर रहा होगा, फर्ज कीजिए मैं यदि कल राष्ट्रपति बन जाऊं, तो राष्ट्रपति तो एक इंस्टीट्यूशन हो गया, एक पोस्ट हो गई, लेकिन मैं एक पर्सन भी तो हूं, मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी तो होगी अदर देन बीइंग द प्रेसिडेंट। तो मैं जब उस पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिविल मैटर से डील कर रहा हूं और कोई सिविल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट लानी है, ठीक है, वो तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक एक नोटिस उन्हें सर्व ना किया जाए। ठीक है, एक नोटिस पहले देना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहा है और जिसके अगेंस्ट आपको वो सिविल प्रोसीडिंग लानी है, आपको उन्हें पार्टी बनाना है। एक नोटिस सर्व करोगे और उस नोटिस के सर्व होने के 2 महीने तक आप इंतजार करोगे पहले। ठीक है, 2 महीने तक आप वेट करोगे, उसके बाद ही आप एक प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। यदि कोई व्यक्ति जो प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में वो किसी सिविल मैटर से डील कर रहा था और उसको पार्टी बनाना है सिविल प्रोसीडिंग में, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते हो। पहले आपको एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा, उस नोटिस के सर्व होने के बाद 2 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग ला सकते हो। ठीक है, यह एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में जब वो कोई काम कर रहे होंगे तब ध्यान रखिएगा एक बात, तो ये आर्टिकल 361 एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है रूल ऑफ इक्वलिटी के लिए, एक तरह से एक्सेप्शन दे रहा है, कुछ एक प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि भाई कुछ केसेस में तो वो एब्सोल्युटली इम्यून है, एब्सोल्युटली एग्जेम्प्टेड है, कुछ केसेस में पार्शियली एग्जेम्प्टेड है, बट एक तरह का प्रिविलेज क्रिएट कर रहा है ना प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। और क्यों कर रहा है? द रीजन इज सिंपल, दीज पीपल आर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, एक हेड ऑफ कंट्री है और एक हेड ऑफ स्टेट्स है, कोई गली में घूमता टुच्चा नहीं है, इसीलिए ये इम्यूनिटीज इनको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अगला एक्सेप्शन देखते हैं। अगला एक्सेप्शन है आर्टिकल 361A। आर्टिकल 361A में एक और एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है, नो पर्सन, आई रिपीट नो पर्सन, नो पर्सन, ये बात कर रहा है नो पर्सन, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। यहां पर इस पर्सन को बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया कि ये कौन सा पर्सन होगा, इट कैन बी एनी पर्सन, लेकिन किस तरह का पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन नहीं, कैसा होगा वो हम आगे देखेंगे। नो पर्सन शेल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग
कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस पर नहीं चलेगी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। किस कॉन्टेक्स्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ publication in a newspaper or by telecast on radio or television of a substantially true report of either House of Parliament or state legislature। यानी कि देश की संसद या फिर स्टेट्स की लेजिस्लेचर, विधानसभाएं या विधान परिषद की कोई भी प्रोसीडिंग को यदि कोई व्यक्ति पब्लिश कर रहा है न्यूज़पेपर में, रेडियो में टेलीकास्ट कर रहा है, टेलीविजन पर एयर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस काम के लिए नहीं लाई जाएगी यदि वो रिपोर्ट ट्रू है, जेन्युइन है, ठीक है, फेक नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति एक सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है न्यूज़पेपर में या टेलीकास्ट कर रहा है रेडियो में या फिर टेलीविजन पर, तो उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी अंडर आर्टिकल 361A। तो ये एक तरह से एग्जम्प्ट कर रहा है मीडिया हाउसेस के लिए, ठीक है, मीडिया हाउसेस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, न्यूज़पेपर के एडिटर्स के लिए, न्यूज एंकर्स के लिए, ठीक है, ये सारे लोग एग्जम्प्टेड हैं कि यदि वो संसद की या विधानसभा की प्रोसीडिंग को ट्रू रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। फेक होगी तो इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल सकती है, फेक न्यूज वाली, ठीक है, लेकिन यदि प्रोसीडिंग ट्रू है तो उन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके कुछ एक प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ विशेष अधिकार होते हैं। प्रिविलेजेस मींस स्पेशल राइट प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेशल क्लास ऑफ पीपल। So Article 105 provides special rights of a special class of people called member of parliament। parliamentarians के लिए कुछ special privileges provide किए गए हैं। Article 105 provide करता है privileges। किसके लिए ये privileges देता है? ये privileges देता है member of parliament के लिए। member of parliament यानी लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करता है आर्टिकल 105। उसी आर्टिकल 105 में एक इम्यूनिटी दे रखी है एमपीज को कि वो कोर्ट में जो कुछ भी कहेंगे या फिर किसी को कोई भी वोट जो, आई एम सो सॉरी कोर्ट बोल दिया मैंने, ये प्रिविलेज प्रोवाइडेड है आर्टिकल 105 में पार्लियामेंटेरियंस के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, कि वो पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग में जो भी कहते हैं या जो भी वोट करते हैं वो वोट या उनका वो स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या वोट कर रहा है या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भीतर क्या वोट कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग क्या स्टेटमेंट दे रहा है या फिर क्या वोट कर रहा है, इस पर कोई क्वेश्चन किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगा। मतलब इन हाउस बिहेवियर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट। किसी भी पार्लियामेंटेरियन के स्टेटमेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करता हूं। मान लो पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंटेरियन कुछ बहुत ही भद्दी बात बोल रहा है, ठीक है, या कोई बहुत ही आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल बात बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है या कुछ इस तरह की बात कर रहा है जिससे दंगा फसाद भड़क जाए, क्राइम इंसाइट हो जाए, या फिर ऐसी कोई बात जो
यदि पार्लियामेंट के बाहर बोलता तो क्राइम होता, इसके वर्च्यू से तो वो इम्यून हो गया ना। लेकिन बाहर सेम बात सेम पर्सन बोलता तो शायद जेल के पीछे होता। वो ऐसी कोई बात पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है तो 105 के अंदर तो इम्यून है। लेकिन मुझे पता है आप ये क्वेश्चन पूछोगे आगे जाकर के, ऐसे तो सर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। अगेन दिस इम्यूनिटी इज पार्शियल इम्यूनिटी, कोर्ट ऑफ लॉ से इम्यूनिटी मिल रही है उसको। अंडरस्टैंड दिस, कोर्ट ऑफ लॉ में ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर वो किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, यदि वो बिहेवियर अभद्र है, ऑब्सीन है, ऑब्जेक्शनेबल है, तो ऐसे बिहेवियर पर, ऐसे स्टेटमेंट पर उसके अगेंस्ट एक्शन जानते हैं कौन लेगा? यदि लोकसभा में ये काम हो रहा है तो उसके लिए एक्शन लेगा लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा में वो इस तरह की कोई बात कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा राज्यसभा का चेयरपर्सन या चेयरमैन। ठीक है, सेम इम्यूनिटी आर्टिकल 194 में प्रोवाइडेड है एमएलए के लिए। 105 बात करता है एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। 194 सेम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, कुछ गिने चुने स्टेट्स में है। तो जहां जहां पर गिने चुने स्टेट में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वहां पर एमएलसीज भी होंगे। तो 194 एमएलए और एमएलसीज को सेम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि they shall not be liable for any proceeding in court of law in respect of anything said or any vote given by them in legislature of a state। ठीक है, विधानसभा में या विधान परिषद में कोई एमएलए या एमएलसी क्या कहता है या क्या वोट कर रहा है, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अगेन उस पर एक्शन लेने का पावर किसका होगा? द स्पीकर और द चेयरपर्सन। ऑलराइट, ठीक है। तो 194 इज येट अनदर एक्सेप्शन, क्योंकि ये ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ लॉ से थोड़ा सा एग्जेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, देन कम्स आर्टिकल 31C। 31C के बारे में हमने थोड़ा सा प्रीवियस उसमें पढ़ा था जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पढ़ रहे थे। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया था। ये इंसर्ट किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने। ठीक है, आर्टिकल 31C, और इस 31C में ये कहा गया था कि आर्टिकल 14 यदि डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको शेप देने के लिए, यदि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है जो पॉलिसी आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, तो वो पॉलिसी वॉइड नहीं मानी जाएगी। ये कह रहा था आर्टिकल 31C। इस पर भी एक लंबी चौड़ी जर्नी रही, काफी कुछ इसमें चेंज आया, और करंट पोजीशन ये है कि इफ आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, ठीक है, बट इट इज अ पार्शियल एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। क्यों? ये सिर्फ दो कंडीशंस में एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। इन दोनों आर्टिकल्स में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हुए हैं, यदि इनको शेप में लाने के लिए स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है जो पॉलिसी आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, तो ऐसी पॉलिसी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक हेड्स अप, व्हाट इज डीपीएसपी? डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो गाइडलाइंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट के लिए दी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्टिव्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाएगी
तो किन बातों को वो ध्यान में रखेगी, वो सारी बातें दी हुई हैं हमारे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 39B और 39C। 39B बात करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की। कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सारा का सारा धन, सारा का सारा वेल्थ कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, ये स्टेट कोशिश करेगी, ये बात कहता है आर्टिकल 39B। और आर्टिकल 39C बात करता है पॉवर्टी एलिवेशन की, गरीबी को हटाने की। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए या गरीबी को हटाने के लिए यदि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, तो यदि ऐसी पॉलिसी आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है तो वो चैलेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31C। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी एक बात है कि गरीबों को आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 14 नहीं रख पाओगे ना आप। नहीं तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। अब गरीबों के हित के लिए इक्वालिटी ऑफ लॉ यदि गवर्नमेंट नहीं भी प्रोवाइड कर रही है तो वो वायलेटिव नहीं होना चाहिए। यही बात 31C कह रहा है। सो 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। ठीक है, लेकिन किन दो कंडीशंस में, 39B और 39C, इन दोनों को शेप में लाने के लिए, इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट कोई पॉलिसी बना रहा है, वो पॉलिसी आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है, तो वो पॉलिसी वॉइड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, दिस इज अनदर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 और दिस इज अनदर एक्सेप्शन टू रूल ऑफ लॉ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अभी आर्टिकल 31C हम फिर से पढ़ेंगे जब हम क्रोनोलॉजिकली वहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, अभी आप बस इसको याद कर लीजिएगा ये पॉइंट को। ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज द फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉयज इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। दूसरे देश के सॉवरेन, सॉवरेन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता है, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट। और कहीं कहीं पर और अलग टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जर्मनी में चांसलर इज द सॉवरेन, ब्रिटेन में क्राउन इज द सॉवरेन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी स्टेट का, किसी फॉरेन स्टेट का, वो फॉरेन एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेट्स, ये सारे जो लोग हैं इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इन सारे लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। ठीक है, यदि किसी दूसरे देश का सॉवरेन या एम्बेसडर या डिप्लोमेट इंडिया आकर कोई अपराध कर देता है या कुछ सिविल रॉन्ग कर देता है, तो इंडियन कोर्ट्स में उसका मामला नहीं चलेगा, उसको इम्यूनिटी है। कहाँ चलेगा वो मामला भाई? ऑब्वियस है कि अपने देश वापस जाओ, वहां पर आप पर यह कार्रवाई होगी। या इसको और दूसरी तरह से ऐसे देख ले कि इंडियन सॉवरेन विदेश में जाकर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर दे या कुछ सिविल रॉन्ग कर दे, तो केस कहां चलेगा? उस देश की टेरिटरी में नहीं, उनको इंडिया वापस भेजा जाएगा, इंडियन कोर्ट में उन पर केस चलेगा। ये इंटरनेशनल नॉर्म है। ठीक है, ये जो नॉर्म है, फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। सो इट इज येट अनदर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। ठीक है, थोड़ा सा प्रिविलेज इन लोगों को दिया जा रहा है। कोई नॉर्मल आदमी, आप इंडियन हैं और अमेरिका में जाकर अपराध कर देंगे तो अमेरिकन कोर्ट आपको दंड देगा, या फिर कोई कैनेडियन सिटीजन इंडिया आकर अपराध कर देगा तो इंडियन कोर्ट उसको सजा देगी, बट इन लोगों को वो इम्यूनिटी दी हुई है। कौन देता है ये इम्यूनिटी? इंटरनेशनल लॉ। कौन? इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय कानून।
इनको ये इम्यूनिटी दे रहा है, और बिल्कुल सिमिलर इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है द यूएनओ एंड इट्स एजेंसी। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एजेंसीज, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा। ये सारी जो एजेंसीज हैं यूएनओ की, उनको भी सेम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज देता है इंटरनेशनल लॉ। कौन सी? ये जो हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो आखिर की दो इम्यूनिटीज हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड तो इंटरनेशनल लॉ कर रहा है, बट ये एक्सेप्शन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी बना रही है। कौन सा प्रोविजन? आर्टिकल 14, या these two international norms are exception to rule of law, ठीक है। So this was a detailed discussion on rule of law. What does it mean? How is it applicable in India? What is the extent of its applicability in India? What are the exceptions to rule of law? ये सारा आज हमने डिस्कस किया। I hope you guys understood this concept. This is extremely important concept. ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आपके देश के एपेक्स कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही है कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।